नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर का आपका एग्ज़ाम होना है और सीबीटी एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हम आज से एक विशेष सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। यानी आपके सीबीटी एग्ज़ाम में कौन से है वो क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। कौन सी परीक्षा में? वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023। हम पिछले 3 साल से लगातार आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हर शिफ्ट में बार बार आता था या हर दिन आया है या ज़्यादा बार आया है, वो हम आपको करवा रहे हैं और विशेष सीरीज़ का ये पहला दिन है। अगर इसी सीरीज़ से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कंटिन्यूटी बनाए रखना। एग्ज़ाम तक आपको ये सीरीज़ देंगे, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं, आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर 21 क्लासेस दे चुके हैं। ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। निवेदन करूंगा समय निकालकर उन 21 क्लास को अटेंड कर लो। थ्योरी में 38 से 38 क्वेश्चन की गारंटी है। एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। विश्वास आपको करना है और सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इन क्लासेज में भी हम वही बता रहे हैं जो उन क्लासेज में करवा चुके हैं, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस लेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। क्लास को शेयर करने का काम करेंगे, प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके ITI सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट ऐप में अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और फ्री टेस्ट नहीं मिले तो हाउ टू अटेंड फ्री टेस्ट वीके नॉलेज, यूट्यूब पर इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। ठीक है, आ जाओ आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। 21 क्लासेज वो देख लेना, बाकी यहाँ पर जो करवा रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना। इनमें डेली आपको 20, 22, 25 क्वेश्चन करवाएंगे और 10 क्लास भी होती है तो 250 क्वेश्चन होते हैं। देखो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पर डे 3 शिफ्ट होती है, 10 से 12 दिन पेपर चलते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तो बनते हैं। आ जाओ, पहला सवाल देखो। सोलर सेल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग करते हैं? इसके 2 क्वेश्चन है, भाषा बदल कर आएंगे, उत्तर दोनों का सेम है। इसके अलावा एक ये भी आता है, फोटोवोल्टेइक सेल बनाने में कौन सी सामग्री इस्तेमाल करते हैं? दोनों का उत्तर एक है, क्योंकि सोलर सेल PV सिस्टम पर ही आधारित होता है। और दोनों का आंसर आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट और फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करोगे ना, वहाँ पर ये डीपली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, हर साल लगभग किसी न किसी शिफ्ट में आया ही है और अच्छा रहा तो आपकी शिफ्ट में भी आ जाएगा। इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि आपकी शिफ्ट के भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस आपको क्लासेज सारी देखनी पड़ेगी, इसके लिए बाउंडिंग आपको देनी पड़ेगी। मतलब कि ये जी मैं आपकी सारी क्लासेज अटेंड कर चुका हूँ, तो फिर हम इतना आपको लिखित में दे रहा हूँ। 38 के 38 क्वेश्चन थ्योरी के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन वो भी करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट जा करके एक बार चेक तो कर लो। आ जाओ सेकंड सवाल पर। हाई हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग करते हैं? अब देखो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से उत्तर बताऊँ ना, तब तो इसका आंसर है पेल्टन व्हील टरबाइन, लेकिन माय डियर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो पेल्टन व्हील टरबाइन जो है ना, ये एक आगे क्लासिफिकेशन है। कौन सी टरबाइन का? इम्पल्स टरबाइन का। इम्पल्स को हिंदी में आवेग बोलते हैं। आवेग टरबाइन ऐसी है जो हाई हेड के लिए काम में लेते हैं। हाई हेड के साथ एक और शब्द जुड़ता है और वो है लो डिस्चार्ज। माय डियर, कंपटीशन एग्ज़ाम में तो इतना आता है ये। इसरो टेक्नीशियन में भर्तियों की जब आप आगे एग्ज़ाम दोगे तब चीज़ें समझ में आएगी। इसके अलावा ना कापलान टरबाइन का भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत है। तो कापलान इसकी जस्ट अपोजिट होती है। कापलान लो हेड के लिए होती है। फ्रांसिस और प्रोपेलर वाटर टरबाइन के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन टरबाइन वाटर टरबाइन में नहीं आती, कोल टरबाइन का प्रकार होता है, स्टीम टरबाइन का प्रकार होता है। तो यहाँ पर आपका बी उत्तर है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड था। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। पूरे दमखम के साथ, पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। अब समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ये मुझे कैसे बताओगे? ये बताओगे आप इस वीडियो को लाइक करके। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। बिना लाइक के नहीं देखना है। आप लाइक करेंगे
तो हमें पता लगता है कि इतने हैं वो बच्चे जिनको ये क्लास पसंद आई। सो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, क्योंकि ये कंटेंट उनके बहुत काम आएगा। आज भी CBT एग्ज़ाम, ITA में भी, और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है इनमें से? सब बता देता हूँ ताकि इजीली याद रहे। देखो, रेक्टिफायर का काम है AC को DC करना। क्या काम है? AC को DC करना। चॉपर जो है ना, ये एक तरह से DC का ट्रांसफार्मर है। DC में ट्रांसफार्मर होता नहीं है। DC का ट्रांसफार्मर मतलब जो काम ट्रांसफार्मर AC में करता है ना, ये वो काम DC में करता है। यानी ये DC के मान को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। कहने का मतलब है DC को परिवर्तित करता है, चेंजेस करता है। साइक्लो कन्वर्टर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये फ्रीक्वेंसी चेंजर है। अपने सेकंड ईयर में एक चैप्टर आता है ड्राइव वाला, तो जो VFD लगते हैं ना, पुराने टाइम में तो केवल VFD होता था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसमें यही था। आजकल आ गया VFD, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। और DC को AC करने वाले को इन्वर्टर बोलते हैं। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? अभी कौन सा उत्तर सही करना है आपको? C, साइक्लो कन्वर्टर। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन क्वेश्चंस का, याद कर लो अच्छे से। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप कहीं से भी हो आपको समझ आ जाएगा, किसी भी स्टेट से हो, है ना। वैसे बताना ज़रूर कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अपने राज्य का नाम लिखें, हो सके तो ज़िले का नाम लिखें। राजस्थान वाले ख़ास तौर से अपने ज़िले का नाम लिखें, और कोई गंगानगर मानगढ़ वाला ही है तो वो अपने एरिया का भी नाम लिख दे, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। सवाल देखो, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? विंड टरबाइन की बात कर रहा है ये, जो हवा से लाइट बनती है। तो इसमें ना टरबाइन कंट्रोलर लगता है एक, जिसका काम है टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी एक होता है, उसका नाम है गवर्नर, ठीक है। वो सवाल ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। B उत्तर आएगा, टरबाइन कंट्रोलर। ये क्या करता है? हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग टरबाइन को कंट्रोल करता है, क्योंकि टरबाइन की स्पीड से ही तो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। अगर स्पीड टरबाइन के ऊपर नीचे होगी तो साफ बात है कि फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगी। अंडर फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी दोनों पे ट्रिप हो जाता है। अगला सवाल, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का काम क्या है? भाई थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर, मैं तो पिछले 12 साल से देख ही यही रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, बॉयलर जो होता है ना, इसमें आता है DM वाटर। DM वाटर का मतलब होता है डीमिनरलाइज वाटर, ठीक है। और इस पानी से हम बॉयलर में क्या करवाते हैं? भाप तैयार करवाते हैं। भाप को इंग्लिश में स्टीम बोलते हैं। तो इसका काम है बॉयलर का कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। भाप को पानी को भाप में परिवर्तित करना या वाष्प में परिवर्तित करना एक ही बात है, ठीक है ना। हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर वाली होती है ये यहाँ से निकल के ना ये HP टरबाइन पर जाती है, हाई प्रेशर टरबाइन। फिर आता है IP, इंटरमीडिएट प्रेशर, और फिर आता है LP टरबाइन, और फिर आता है रोटर अल्टरनेटर का। इतना होता है ना। कभी रील टाइप में शॉर्ट वीडियो डालूंगा, फेसबुक पर ज़रूर देखना, है ना। फॉलो कर रखा है क्या फेसबुक पे? फॉलो ज़रूर करना, है ना। ID डिस्क्रिप्शन में है, लिंक देखो। अगला सवाल देखो, कंट्रोल पैनल वायरिंग में इस एसेसरीज़ का नाम क्या है? यार बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको तीनों करा देता हूँ। दरअसल ये डिन रेल है, ठीक है। नाम देखते ही याद रख लेना, ये क्या है? डिन रेल है। अब इसके 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। पहला सवाल आएगा, पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू का इस्तेमाल किए, स्क्रू को पेंच बोलते हैं, ठीक है ना। बिना पेंच के सहायक सामग्री लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तर होगा डिन रेल। सेकंड क्वेश्चन आएगा उल्टा, डिन रेल का उपयोग क्या है? ये ऑप्शन में होगा, पैनल में बिना पेंच के सहायक सामग्री को लगाने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन ये कि ये कौन सी सहायक सामग्री है। यानी डिन रेल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से पेपर में सवाल पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। एक चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चे हमने कंफ्यूज होते देखे हैं। जी चैनल और डिन रेल का डायग्राम ना लगभग एक जैसा ही है। जी चैनल है ना, एक ही साइड से ऐसे मुड़ा हुआ होगा, इसमें टीबी लगती है। ये कंट्रोल पैनल वायरिंग प्लांट में पूरी अच्छी तरह से। रेस वे PVC की होती है,
इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक आयताकार कॉलम जैसा होता है, साइडों में यूँ मुड़ा हुआ नहीं होगा रेस में। 3-4 चीज़ों के ऑप्शंस आते हैं और ग्रोमेट का भी आएगा, ग्रोमेट एक अलग ऑप्शन होता है, वो भी मैं बता दूंगा। ग्रोमेट तो इस क्वेश्चन में ही लाया हूँ मैं, ये रहा, ये ग्रोमेट ही है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में इस सामग्री का नाम क्या है? इसको ग्रोमेट बोलते हैं। वैसे साधारण भाषा में ना इसका नाम होता है ग्लैंड, GLAND। ये होती है केबल लगाने के लिए। पैनल में जब केबल इनपुट देती है ना, ये मैंने प्रैक्टिकली देखे हुए, देखो फेरूल, लग, ग्रोमेट, ग्लैंड, ये सब चीज़ें प्लांट में फुल है, ठीक है। सी उत्तर करना, ग्रोमेट है, वैसे इसको ग्लैंड बोला जाता है। पैनल बोर्ड में केबल वगैरह लगाने के लिए होती है, यहाँ से एंटर करती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो केबल कटती नहीं है, ठीक है, ये नट बोल्ट आराम से कस देते हैं, पैनल में रुक जाती है, केबल पर खिंचाव नहीं पड़ता है, कई सारे ऑप्शंस हैं इसके, ठीक है। पर आपको क्या करना है, डायग्राम याद रखना है, नाम याद रखना है। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि क्या आपने ग्लैंड कभी देखा है, ये तो नहीं पूछेगा ना। आपको तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या करना है, क्वेश्चन और उसका आंसर देना है, ठीक है। CBT एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खास बात है कि आपने ऑप्शन सही क्लिक कर दिया तो कोई आपसे एक्सप्लेन नहीं करवाएगा कि ये उत्तर आपने कैसे किया, बताइए, हो गया सही तो सही है, ठीक है जी। और इसके लिए रट लेना अच्छे से और हम आपको सही से करवाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया यार, प्लीज़ ठोको लाइक। सवाल देखो, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? देखो ड्राइव जो होते हैं ना हमारे, ये कई तरह से क्लासीफाइड किए गए हैं, AC/DC ड्राइव, ऑपरेशन मोड के अनुसार, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जो प्रचलन वाले आते हैं ना, इसमें आते हैं अपने 3-4 तरीके के, जिसमें एक है कंटिन्यूज ड्यूटी। कंटिन्यूज ड्यूटी का मतलब है लगातार चलने वाले। एक आता है शॉर्ट ड्यूटी, यानी थोड़े समय के लिए लगाना। एक आता है इंटरमिटेंट ड्यूटी, यानी रुक रुक कर चलने वाला, कभी चल गया, कभी रुक गया, कभी चल गया। एक है शॉर्ट ड्यूटी, मतलब थोड़े से चलेंगे फिर बहुत टाइम के लिए बंद रहेंगे, फिर थोड़े से चलेंगे। और एक है लगातार 24 घंटे चलते रहेंगे, ठीक है। इनमें और भी है, आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट बहुत हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए उठाकर लाए हैं और ज़रूरी भी है मुझे लगता है जी। अगला सवाल, सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो वापस आ गया क्वेश्चन, ज़रूरत नहीं थी इसकी। चलो अगला सवाल देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट सिग्नल के भी वेव या पल्स पैदा करता है? एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में इतना ही फ़र्क है, ध्यान से सुनना। अगर आप यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से DC दे रहे हैं और यहाँ आपको आउटपुट मिल रही है, तब तो ये है एम्पलीफायर। और अगर आप अपनी इसी आउटपुट को वापस इनपुट में फीडबैक के रूप में दे रहे हैं और DC दे रहे हैं और वो लगातार आपको आउटपुट देता जा रहा है, तो उसका नाम है ऑसिलेटर। हिंदी में इसे दोलक या दोलित्र बोलते हैं। जब आपको प्योर हिंदी पेपर में आएगी तो दोलित्र भी लिखा हुआ वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटर या दोलित्र इसका सही उत्तर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भर्ती परीक्षाओं में भी आ चुका है, तो आपके एग्ज़ाम में तो फिर बनता ही है क्वेश्चन, है ना। अगला सवाल देखो, क्या पूछ रहे हैं, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों को संचालन को नियंत्रित करती है? अनुक्रमिक को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या जैसे अपने बात करें कि पहले मोटर स्टार में चले फिर डेल्टा में चले। स्लिपिंग इंडक्शन मोटर हमने पढ़ी है, उसमें रोटर रियोस्टेट होता है। तो आजकल क्या है कि मैनुअल रियोस्टेट नहीं रहा, ऑटो कट वाला होता है। मोटर चलेगी कट 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 30-40 सेकंड बाद में, तो 3-4 कॉन्टेक्टर होते हैं, 4 टाइमर होते हैं। टाइमर क्या करता है, एक कॉन्टेक्टर की सप्लाई काट देता है, दूसरे की जोड़ देता है, फिर एक की काट देता है, फिर दूसरे की जोड़ देता है। तो वो कॉन्टेक्टर उस रियोस्टेट को बाहर करते जाते हैं। DC के स्टार्टर आ गए, तो DC में भी रेजिस्टेंस बॉक्स लगने लग गया और कॉन्टेक्टर लगते हैं, उनमें टाइमर लगा रहता है, टक 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 टक। अपने प्लांट में है, DC की मोटर भी है, स्लिपिंग मोटर भी है, होइस्ट और क्रेन में होती है। तो ये सब ऑटोमेटिक होते हैं और इसके लिए लगता है टाइमर, यानी निर्धारित समय के बाद अगले सर्किट को ऑन ऑफ करवाना, ये टाइमर का काम होता है। अपने स्टार डेल्टा में भी टाइमर लगता है। अभी आपके सेकेंड ईयर में मशीन वाला पूरा है, तो उसमें टाइमर का फंक्शन बहुत बार आया है, आपने पढ़ा भी होगा। अभी खैर डिटेल से कोई पूछ नहीं रहा, तो आपको ऑप्शन पे ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर पढ़ो, मस्त रहो, डीपली जाना ही है। वैसे देखो अब ITI कर ली, तो ITI बेस पे भर्तियों की तैयारी करनी है, और भर्तियों की न्यूज़ हम चैनल पर देते रहते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम को साल में लगभग 9 महीने कंपटीशन वालों को ही पढ़ाते हैं, 3 महीने आप ITI वालों को टाइम देते हैं। उम्मीद है चैनल सपोर्टिव रहेगा आपके, ITI से लेकर नौकरी तक चैनल से जुड़े रहें। सवाल देखो, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? रिक्तीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लीशन रेजिन।
डिप्लीशन कहाँ होता है? जहाँ अर्धचालकों में P और N पदार्थों का मिलान होता है। गुरुजी P-N को तो जंक्शन नहीं बोलते थे क्या? बिल्कुल, P और N का जहाँ मिलान होता है उसे जंक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जंक्शन के दोनों ओर है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तैयार होता है कि स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के आयंस स्टेबिलिटी के कारण, उसे बोलते हैं अवक्षय परत। इस अवक्षय परत में कोई भी आयंस है ना मूव नहीं कर सकता, और होल और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते तो धारा का चालन नहीं होता, और धारा का चालन नहीं होता इसका मतलब वो एक इंसुलेटर है, वो एक अचालक है, वो एक कुचालक है। बताओ बात समझ में आई क्या? इतने प्यार से समझा रहा हूँ, और अगर यही नहीं समझ में आएगी तो फिर कैसे समझ में आएगी, राइट? मतलब हमें रटना नहीं है भाई, कारण सहित चीज़ों को लेकर जाना है, और कारण सहित चीज़ों को लेकर जाओगे तो ही कुछ पाओगे। क्वेश्चन का आंसर क्यों आया ये हमें पता होना चाहिए। सवाल देखो, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो देखो प्रकाश के लिए लाइट वाला ही आएगा, तो LDR होगा। पूरा नाम क्या है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। प्रकाश से चालित होने वाला प्रतिरोधक है। लाइट इंटेंसिटी गिरने पर रेजिस्टेंस घटता है और सर्किट को ऑपरेट कराता है। VDR का पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसे हम वेरिस्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, यानी ये वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है। NTC का पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसे हम थर्मिस्टर बोलते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब होता है ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, जैसे हमारे सेमीकंडक्टर्स हो गए। PTC का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, और इनको सेंसिस्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेंसिस्टर्स, संवेदी टाइप का। खैर अभी क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर D है, LDR आएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। रट्टा नहीं मारना है भाई, हमने थ्योरी को बहुत समय दिया है, तो आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बता रहे हैं। उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों को समझ भी रहे होंगे बहुत अच्छे से, है ना। इसको आप बताओगे कैसे कि हाँ जी बहुत अच्छे से समझा? प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको पसंद आती है तो दोस्तों तक पहुँचाएंगे क्लास, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करेंगे। सवाल देखो, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी कितना होता है? ये थोड़ा सा सवाल गलत है। इनपुट रिपल मतलब पूछ रहा है कि फिल्टर को जो इनपुट मिलता है ना, वो एक्चुअल में रिपल तो आउटपुट साइड हो गई ना। रेक्टिफायर के इनपुट AC, आउटपुट पल्सेटिंग DC। रिपल इनपुट के रूप में किसको मिला? फिल्टर को मिला। फिल्टर का काम होता है पल्सेटिंग DC को शुद्ध DC करना। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी है वो इनपुट की दोगुनी होती है। C उत्तर कर देना, 2 × F इनपुट, यानी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है उसका दोगुना। जैसे 50 हर्ट्ज इनपुट थी तो रिपल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी? 100 हर्ट्ज होगी। ठीक है, कवर हो रहा है सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला सवाल देखो, इस डिवाइस, इस सिंबल का नाम क्या है? भाई एक तो इसको पढ़ लो और एक SCR का, दो आते हैं आपके, मैं SCR नहीं लाया हूँ, और एक एंड गेट वाला भी आएगा, वो मैं बता दूंगा। चलो एक ट्रूथ टेबल का भी आएगा, अगली क्लास में और करवाऊंगा। देखो, दो डायोड आमने सामने जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। दो टर्मिनल दिखाए गए हैं, तो ये है डायक। एक और आता है जिसमें एक ही होगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें तीसरा टर्मिनल भी निकला होगा, तो ये SCR है। आपके डायोड वाले में से दो सिंबल आते हैं, दोनों को याद रखना। ये तो है डायक, ठीक है, C उत्तर करना। लेकिन एक SCR का भी आ सकता है, तो उसमें याद रखना गेट नाम का तीसरा सिरा और निकला होगा, और बीच में दो की जगह एक होगा। हाँ, अगर दोनों के साथ तीसरा गेट और निकला हुआ है ना, तो वो ट्राइक है। फिर वो क्या है? ट्राइक है। 3-4 सिंबल याद कर लो, इनमें से ही आता है। PNP NPN में से ज़्यादा अभी तक तो आया नहीं, पर आ जाएगा तो वो भी करा देंगे, है ना। देखो सवाल, सक्रिय घटक कौन सा है? देखो, एक्टिव और पैसिव दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो एक्टिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में कौन? डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, SCR, LED, FET, ये सब आएंगे। तो अब आप देखो, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एक ही ऑप्शन है, ट्रांजिस्टर ही। बाकी R, L, C तीनों दिए हैं ना, तो ये तीनों पैसिव है। एक्टिव पैसिव में से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, कन्फर्म है,
दावे के साथ कह रहे हैं, इसलिए आपको भी पूरे दावे के साथ चीज़ों को पढ़ना है, याद करना है, ठीक है ना। छोड़ना कुछ भी नहीं है भैया, छोड़ना नहीं है, चीज़ों को पढ़ना ज़रूर है। सवाल देखो, एम्पलीफायर का नाम क्या है यार, इसको ना अच्छे से याद कर लो, ये डायग्राम बहुत आया था पिछली बार। देखो Q1 एक ट्रांजिस्टर है, Q2 दूसरा ट्रांजिस्टर है, एक धक्का मारता है, एक खींचता है, इसको बोलते हैं पुश और एक को बोलते हैं पुल, यानी दो एम्पलीफायर है। और माय डियर, पुश और पुल एम्पलीफायर जो है ना, ये क्लास बी में ही होते हैं। हमारे पावर एम्पलीफायर 4 तरह के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी। तो ए बी में एक विशेष प्रकार का एम्पलीफायर है जिसका नाम है पुश पुल एम्पलीफायर, 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं उसमें, ये वही वाला है, ठीक है। थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आगे बहुत डिटेल है, एक दिन का पूरा टॉपिक है वैसे ही अपने आप में ही। सवाल देखो, लाल नीला काला अंकित, रेड ब्लू और ब्लैक, अगर 3 सिस्टम के लिए है ना, तो ये है 3 वायर डीसी सप्लाई सिस्टम। ये होता है पॉजिटिव के लिए, ये होता है नेगेटिव के लिए, और ये होता है आपका ग्राउंड के लिए, क्योंकि डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस होती है। डीसी में प्लस माइनस दोनों पर फ्यूज लगते हैं, इसलिए उसको नीले कलर से दिया है, ध्यान रखना। यानी जितना लाल का महत्व है उतना ही ब्लू का है। डीसी में ग्राउंड के रेस्पेक्ट दोनों पे वोल्टेज चेक करनी पड़ती है, प्लांट में अपने सिस्टम में है, वैसे डीसी का सिस्टम तो अलग है पर चेक करवाना पड़ता है। तो ए ऑप्शन होगा डीसी 3 वायर सिस्टम। और माय डियर, ये रहा वो क्वेश्चन यार, इसको तो बहुत अच्छे से रट लो, कभी भी किसी भी दिन आपके शिफ्ट में होगा, और मुझे लगता है सबकी शिफ्ट में होगा। एक्स से चिन्हित भाग का नाम पूछ रहे हैं, ये कन्वर्टर वाला सिस्टम था, तो दरअसल ये है डीसी की बस बार। अब मैं इसको पूरा बताता हूँ। ये है सबसे पहले एसी सप्लाई, ये है रेक्टिफायर जो एसी को डीसी करने का काम कर रहा है। तो यहाँ डीसी हो गई ना, ये डीसी सिस्टम है। फिर देखो डीसी को एसी कर रहा है, तो ये है इन्वर्टर, और उसके बाद में देखो एम एसी लिखा हुआ है, यानी एसी की मोटर। ये लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को लेना है तो। मैंने आपको 5 ही बता दिए, तो कवर अप हो ही जाएगा, अच्छे से याद रहेगा, बस इतना ही है, हो गया। ठीक है माय डियर, ये थी हमारी क्लास 1 मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन की, और भी देंगे एग्ज़ाम तक। सपोर्ट आपको करना है, इस क्लास को पहुंचाइए दोस्तों तक, इस क्लास को कीजिए आप लाइक। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा हम उतनी ही आपको क्लासेज और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन के साथ देने का प्रयास करेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, छोटी छोटी सूचनाएं और अपडेट टेलीग्राम पर ही देते हैं। ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, आप भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं। बहुत धन्यवाद।